मैं आप लोगों को मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करूंगा। मूल अधिकारों में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बताना उसमें रह गया था, जिसमें आज मूल अधिकारों में जो मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 29 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में यह था कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा अब यह अधिकार सभी लोगों को प्रदान कर दिया गया है। यह देश में सभी लोगों के लिए, और ये सिर्फ भारत के निवासियों के लिए है, ये अधिकार दिया गया है। साथ साथ इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी हैं जो अनुच्छेद 29 में ही उसका प्रावधान है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। लेकिन सरकार को यह अधिकार है, यह राज्य को अधिकार है कि अगर वहाँ किसी प्रकार के गैर कानूनी कार्य होते हैं या सरकार उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तय कर सकती है, उनको नियमित कर सकती है, उनको रेगुलेट कर सकती है, उनको सुचारू रूप से चलने के लिए उनका मार्गदर्शन दे सकती है। ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। संविधान में अल्पसंख्यकों को तो परिभाषित स्पष्ट रूप से नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक भाषाई और धर्म के आधार पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा हमारे संविधान के द्वारा माना गया है। अब रही बात अनुच्छेद 31 की है। दोस्तों, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार शामिल था, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, अगर हम कहें, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन में ढेर सारी अनेक बातें थी, जिसको देखते हुए सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 300 का में किया गया है। और ऐसा सरकार अनेक उद्देश्यों से की थी। वह उद्देश्य था जन कल्याण, धन के केंद्रीकरण को रोकना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, या किसी भी तरह धन का केंद्रीकरण या धन का संग्रह कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर ना रह जाए। क्योंकि हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है, जो प्रस्तावना में ही वो है, समाजवाद की बात की गई है। साथ साथ हमारी सरकार देश के कल्याण और लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कल्याणकारी कदम उठाती रहती है, जिसमें लोगों की संपत्ति का अधिकार या संपत्ति उस कल्याणकारी या विकासकारी कार्यों में आड़े आता है, जिसको देखते हुए हमारी सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। और दोस्तों, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार के बारे में मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि मूल अधिकारों की तुलना में विधिक अधिकार मिले होते हैं वो
उनमें संशोधन या संसद द्वारा नियम कानून बनाना आसान होता है। अब दोस्तों मैं अनुच्छेद 32 की बात करूंगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर हम कहें तो अन्य मूल अधिकारों से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शेष हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं, 5 मूल अधिकार मिले हुए हैं, उन 5 मूल अधिकारों को सुरक्षित करने का अधिकार या जो संरक्षित करता है वो अनुच्छेद 32 है। इसके महत्व को देखते हुए हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। और यह संविधान की आत्मा है, क्योंकि अगर हमारे मूल अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप होता है तो अनुच्छेद 32 ही हमें अधिकार देता है कि हम उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकें और अपने मूल अधिकारों को सुरक्षित कर सकें। अनुच्छेद 32 के तहत कुछ रिटें जारी करके, वो 5 प्रकार की है। उच्चतम न्यायालय हमारे मूल अधिकारों को सुरक्षित करता है, सुनिश्चित करता है। वही मूल अधिकार को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सुरक्षित करता है, हमें उपलब्ध करवाता है, हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन दोस्तों ये आपको जानना होगा कि रिट जारी करने के मामले में उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय कहीं अधिक शक्तिशाली है, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला है, उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। और वो रिटें हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट वह होती है जिसका आशय है बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। उच्चतम न्यायालय यह आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। और यह रिट दोस्तों किसी निजी और सार्वजनिक दोनों प्राधिकारियों संस्थानों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। न्यायपालिका यह देखती है कि बंदी बनाए जाने का कारण कानूनी है, वैधानिक है या नहीं है। अगर वैधानिक है तो गिरफ्तार करने की वैधानिकता के साथ बंदी बनाए गए व्यक्ति को, बंदी बनाने वाले को यह अधिकार दे देती है कि वह उसे कस्टडी में लिए रह सकता है। और अगर वो कारण गैर कानूनी है, किसी लीगल उसका पालन नहीं किया गया है, तो न्यायपालिका उसे छोड़ने का आदेश दे देती है। लेकिन दोस्तों मैंने जो अनुच्छेद 22 में बताया था, निवारक निरोध कानून वह है जिसमें बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकार नहीं रहते हैं, वो दूसरे प्रकार के अधिकार हो जाते हैं। दूसरा है परमादेश का अधिकार। परमादेश को दोस्तों ये जानना है कि ये सिर्फ किसी सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध ही जारी की जाती है। अगर वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, न्यायपालिका उसे अपने कर्तव्यों का, उच्चतम न्यायालय उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है, या अपनी
कर्तव्यों से विमुख होकर, अधिकारों से विमुख होकर, अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए कार्यों को करता है तो न्यायपालिका उसे आदेश देती है। एक है रिट प्रतिषेध। प्रतिषेध प्रतिषेध या उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। ये अर्ध न्यायिक और न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी होती है और उस दशा में जारी होती है जब निचली न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी कार्य को करती है जिसमें न्यायपालिका उसे अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने के लिए आदेश जारी करती है। लेकिन मित्रों, ये जानना ज़रूरी है आपको, यह उसी दशा में जारी होती है जब मामला चल रहा होता है। इसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये ऊपरी न्यायालय द्वारा अपने निचली न्यायालय को जारी की जाती है और दोनों में अंतर ये है कि जब मामले में फैसला आ चुका होता है, मान लीजिए निचली न्यायालय ने किसी कानून का उल्लंघन किया है या कानून से बाहर नियम कानून कोई तथ्यात्मक गलती है, अवधारणा किसी प्रकार की गलती है न्याय में, निर्णय में, तो उच्चतम न्यायालय यह रिट को जारी करता है या ऊपरी न्यायालय इस रिट को जारी करता है। इन दोनों स्थितियों में जो ऊपर के न्यायालय हैं मामले को अपने पास मंगा भी लेते हैं, जिसमें वो आगे की कार्रवाई करते हैं, आगे की सुनवाई करते हैं। अगली रिट है जो उच्चतम न्यायालय जारी की जाती है, वो है अधिकार परीक्षा क्वा वारंटो। यह का जो शाब्दिक अर्थ है, किस अधिकार के तहत आपने सार्वजनिक पद को ग्रहण किया है। अगर कोई पद, कोई व्यक्ति गलत तरीके से, अवैध तरीके से उसको प्राप्त कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, उस पर बैठ जाता है, तो न्यायपालिका उस व्यक्ति की और उस बैठे हुए व्यक्ति की और पद की वैधानिकता की जांच करती है। अगर कानूनी रूप से सही पाती है तो बैठे रहने देती है, अदरवाइज उसे पद छोड़ने के लिए आदेश दे देती है। साथ साथ अन्य प्रकार की कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ज़्यादातर मामलों में आप लोग यह देखते होंगे, सुनते होंगे, अनेक ऐसे केसेस हमारे देश में आते रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय कुछ ज़्यादा ही इस संबंध में अधिकार रखता है रिटों को जारी करने के मामले में। जैसे एक नाम सुनते होंगे, निषेधाज्ञा कंजक्शन। ये रिट भी उच्च न्यायालय जारी कर सकता है त्वरित कार्रवाई करने के लिए या विशेष प्रकार के मामले में। साथ साथ जो उच्च न्यायालय है, मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी उसे रिटें जारी करने का अधिकार है, जबकि उच्चतम न्यायालय में आप सिर्फ मौलिक अधिकारों के दशा में ही उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अपने रिटों को जो 5 प्रकार की है जारी करता है और हमारे आपके अधिकारों को सुरक्षित करता है।
और इस प्रकार हम कहें कि अनुच्छेद जो 32 है अन्य मूल अधिकारों से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन मूल अधिकारों को कोई मतलब नहीं रह जाता अगर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26 हमारे मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ना बनाया गया होता। इसी तरह दोस्तों कुछ और अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में, जैसे अनुच्छेद 33 है, 34 है, 35 है। इनको भी थोड़ा जानना आप लोगों को ज़रूरी है। अनुच्छेद 33 में कुछ विशेष परिस्थितियों में सैनिक और अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं। ये हमारी संघ की सरकार को अधिकार है, संसद को अधिकार है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ आप लोग सुने होंगे, सेना का कानून। जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब सेना का कानून लागू हो जाता है, उस स्थिति में उस क्षेत्र के लोगों के जहां एक कानून लागू है मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं। उस समय सेना का कानून, सेना का आदेश वहाँ काम करता है। जहाँ तक अनुच्छेद 35 की बात है, अनुच्छेद 35 यह अधिकार देता है मूल अधिकारों के संशोधन के संबंध में, परिवर्तन के संबंध में सिर्फ केंद्रीय संसद को, संघ की संसद को, राज्य की विधायिकाएं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। मूल अधिकारों के फेरबदल में सिर्फ केंद्रीय संसद को संशोधन की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आप लोगों को अनुच्छेद 32 के बारे में बताया, जिसे आप लोगों के प्रारंभिक परीक्षा में अनेक प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं। वो यूपीपीसीएस में बने हुए हैं, यूपीएससी के परीक्षा में बने हैं, जो आपके अक्टूबर में होने जा रही है। इसलिए आपको इस अनुच्छेद पर या इन प्रावधानों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत ज़रूरी है। धन्यवाद। आज मेरा टॉपिक यहीं तक रहेगा।